दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के केमिस्ट्री के जो सिलेबस है, उसकी वीडियो श्रृंखला चल रही है। उसमें जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग एवं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसका जो फर्स्ट वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया है आयनिक बॉन्ड, फिर किया मैंने कोवलेंट बॉन्ड, फिर किया मैंने आपसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस प्रीवियस ईयर में आए हुए इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको मैंने सॉल्व किया और आपसे डिस्कस किया। आज की सेकंड वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा आयनिक यौगिकों की जल में विलेयता। तो बिना समय गँवाए स्टार्ट करते हैं। कोई आयनिक यौगिक माना कि AB है, वो सॉलिड है। इसमें इसमें वाटर डाला। जैसे ही इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो सबसे पहले किसमें आ जाएगा? एक्वस फॉर्म में, और अपने आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। आयन्स में डिसोशिएट होने के कारण ये दोनों आयन्स केटायन और एनायन, इसके जो एक्वस फॉर्म है उसके साथ किसमें? ये इक्विलिब्रियम में, साम्य में। क्लियर? अब ये हुआ कैसे? देखिए, तो सबसे पहले सॉलिड, जो आयनिक यौगिक सॉलिड था, वो आयन्स में सेपरेट हो गया गैसीय आयन में। मतलब जो क्रिस्टल फॉर्म में था, वो दोनों आयन्स क्या हो गए? क्रिस्टल को तोड़कर अलग। तो जालक फॉर्मेशन था, वो जालक टूट गया। तो इसके लिए बाहर से क्या देनी पड़ेगी? तोड़ने के लिए जालक ऊर्जा, जिसको कहते हैं डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। ये होती है पॉजिटिव, कि आप बाहर से दे रहे हो। उसके बाद ये आयन्स अभी गैसीय है, तो ये किसमें जलयोजित होंगे? वाटर में। तो फिर ये होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो, जो धनायन है, उसके पास वाटर का पार्शियल ऋणायन पार्ट आया, पार्शियल नेगेटिव पार्ट। ये धनायन और पार्शियल नेगेटिव पार्ट, जो पार्ट है ऑक्सीजन वाला, इसके बीच में क्या हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस आकर्षण के कारण इसमें से ऊर्जा क्या हुई? रिलीज। ये रिलीज होने के कारण ही ये क्या आ रहा? नेगेटिव। अब जितना ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी, उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, उतना ही इसका जल योजन होगा, यानी उतना ही ज़्यादा ये डिज़ोल्व होगा। क्लियर? तो ये जो 2 टर्म थी, एक लैटिस ऊर्जा, एक जल योजन ऊर्जा। तो लैटिस ऊर्जा आप बाहर से प्रोवाइड करा रहे थे। जितनी ये कम होगी, उतना ही ईज़िली ये टूट जाएगा आयन्स में, और जितनी ज़्यादा होगी, उतनी आयन्स जल में डिज़ोल्व हो जाएँगे, यानी एक गैसियस फॉर्म से एक्वस फॉर्म में आ जाएँगे। क्लियर? अब देखिए, इसका मतलब जो विलयन में अपन ने इसको जलयोजित किया, तो जो डेल्टा H है, डेल्टा एच सॉल्यूशन यानी विलयन की जो कुल ऊर्जा है, वो 2 ऊर्जाओं का योग है, एल्जेब्रिक सम। कौन-कौन सी? लैटिस ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। इन दोनों का मान यदि ओवरऑल नेगेटिव है, यानी इन दोनों का जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा अगर रिलीज़ हो रही है, बाहर निकल रही है, तब तो ये किसके पक्ष में होगा? विलेयता के पक्ष में। ठीक है? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि इसमें जो हाइड्रेशन ऊर्जा थी, ये कौन-सी थी? ऋणात्मक। क्लियर? और ये लैटिस ऊर्जा थी धनात्मक, पॉजिटिव। तो अगर ये पार्ट ज़्यादा होगा इसकी तुलना में, तो ओवरऑल मान क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। तो विलेयता, अगर किसी भी आयनिक यौगिक का जल में अच्छे से विलय हो, उसके लिए कंडीशन है कि उसके लिए लैटिस ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, और हाइड्रेशन ऊर्जा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तब तो ये ईज़िली विलय हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखिए, जो है ये लैटिस ऊर्जा व हाइड्रेशन ऊर्जा दोनों किस पर डिपेंड करती है? आयनों पर, आयनों के आकार पर। किस पर? आकार पर निर्भर करती है। तो देखिए, जो लैटिस ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा, वो समानुपाती होती है 1 अपॉन धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या के योग के बराबर। क्लियर? और जो जलयोजन ऊर्जा होती है, वो किसके समानुपाती होती है? 1 अपॉन धनायन की त्रिज्या, फिर प्लस आ रहा है 1 अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। यहाँ पर प्लस अलग-अलग है, यहाँ एक ही अपॉन में था, ये ध्यान रखना है। तो अपने पास ये 2 नॉर्मल फ़ॉर्मूले हो गए, जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए, जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में क्या होएगा कि जो फर्स्ट ए के लवण, यानी 1s वाले, तो फर्स्ट ए के लवणों हेतु अगर हम टॉप से बॉटम चले उस ग्रुप में, तो उनके लिए क्या देखा गया? उनके लिए लैटिस ऊर्जा का मान कम होता जाता है, और जितना लैटिस ऊर्जा का मान कम होएगा, तो उनके लिए जो हाइड्रेशन ऊर्जा है, डेल्टा एच हाइड्रेशन यानी जल ओजन ऊर्जा, ये मान लिया जाए स्थिर है। ठीक है?
अब ये जैसे-जैसे लेटेस्ट ऊर्जा कम होएगी, तो जो नेगेटिव पार्ट है दोनों का योग, वो ओवरऑल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा और ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा विलेयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, 2 अपवाद है, ये काम किस पर नहीं करता है? अगर एनायन कौन हो? परक्लोरेट आयन एवं हैलाइड आयन। तो ये एक्सेप्शन है, इसको तो याद रखना ज़रूरी है। इसका कोई इलाज नहीं, इसमें कांसेप्ट काम नहीं करता, तभी तो ये अपवाद है। ये प्रयोग के द्वारा प्रूव की हुई चीज़ है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो आप इसमें नॉर्मल कांसेप्ट मत लगाइएगा, तो याद ही रखिएगा। ठीक है? तो जो सेकंड केस है, वो ये है कि सेकंड ए के वर्ग के लवणों हेतु यानी कि जो सेकंड है 2s के जो धातु है उसके साथ जो लवण बने हुए यदि उनमें टॉप से बॉटम चले तो जो हाइड्रोजन एनर्जी है वो क्या होती है? कम होती है। तो हाइड्रोजन एनर्जी यानी कि कुल ऊर्जा में विलायक की कुल ऊर्जा थी उसमें चालक ऊर्जा एवं जलयोजन ऊर्जा का एलजेब्रिक सम माइनस होना चाहिए था। अब माइनस वाला पार्ट कम हो रहा तो प्लस वाला पार्ट बढ़ रहा है। प्लस वाला पार्ट बढ़ने के कारण विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? लेकिन ये किस पर लागू नहीं होता है? 3 आयनों पर, हाइड्रोक्साइड आयन और ऑक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन। हैलाइड आयन फर्स्ट ए में आ गया, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन ये सेकंड ए में आ गया। तो ये अपवाद तो याद होना ही चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। केस थर्ड है, वो ये है कि हैलाइड साल्ट के लिए। अब देखिए, ये कोई भी लवण, कोई भी धातु ले लीजिए, हैलाइड के साथ क्या बना हुआ? सोल्ट, लवण बना हुआ। अगर ये एस ब्लॉक के तत्व के साथ अगर हैलाइड जुड़े हुए हैं, जैसे NaBr, Na, है ना? NaF, तो ये सभी के सभी क्या रहते हैं? ये क्या रहते हैं? ये आयोनिक इन नेचर रहते हैं, आयोनिक रूप में रहते हैं। और यदि ये पी और डी ब्लॉक के तत्वों के साथ हैलाइड जुड़े हुए, तो ये सॉल्ट कैसे रहते हैं? कोवलेंट, सहसंयोजक के रूप में रहते हैं, ठीक है? कोवलेंट रूप में अस्तित्व में रहते हैं, ठीक है? अब यदि मैं इन हैलाइड यानी फ्लोरीन से आयोडीन तक चलूँ, बाएँ से दाएँ जा रहा हूँ, तो इन हैलाइड के लिए, कौन से आयोनिक हैलाइड के लिए जालक ऊर्जा का मान क्या हो रहा? कम हो रहा। जालक ऊर्जा का मान कम होएगा, उसकी विलेयता बढ़ेगी। और यदि मैं पी और डी ब्लॉक के साथ बने हुए लवणों के हैलाइड के साथ चलूँ, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, तो देखिए क्या होता है कि इनमें कोवलेंट करैक्टर बढ़ता है। कोवलेंट करैक्टर के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ मैंने। तो अगर ये कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा, तो देखिए कोवलेंट करैक्टर बढ़ने का मतलब है कि उसमें वो जल में तो विलय होगा ही नहीं। इसमें जो विलय नहीं होगा, जल में विलय होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। वो तो कार्बनिक विलायकों में विलय होने लग जाएगा। जल में तो आयनिक यौगिक ही विलय होते हैं, क्लियर? इसलिए विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट पानी में विलय होता है, परंतु बेरियम सल्फेट पानी में अविलय होता है। इसका मुख्य कारण है, देखिए क्या हो जाएगा? इसका मुख्य कारण है, वो ये है। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट की हाई लैटिस ऊर्जा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हाई लैटिस ऊर्जा रहेगी तो विलय ही नहीं होएगा। मैग्नीशियम सल्फेट की लो लैटिस ऊर्जा यानी जालक ऊर्जा, हो भी सकता है। आगे बढ़िए, मैग्नीशियम सल्फेट की हाई हाइड्रेशन ऊर्जा, बिल्कुल हो सकता है और ये नहीं हो सकता। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे ही कट हो गया। अब आपके पास 50-50 हो गया 2, थर्ड और सेकंड, सेकंड और थर्ड, ठीक है? तो इसके लिए देखिए, इस मैग्नीशियम सल्फेट में क्या होता है, जो मैग्नीशियम सल्फेट है, उसमें जो ये धनायन है Mg2+ और SO4 2- ऋणायन है। ये इसकी जो त्रिज्या है R+ है और इसकी जो त्रिज्या है R- है। क्लियर? जो R+ होती है वेरी वेरी लेस होती है R- है। ऋणायन की त्रिज्या के मुकाबले जो धनायन की त्रिज्या बहुत कम होती है, मतलब ऋणायन के मुकाबले धनायन का आकार बहुत कम छोटा होता है। इस कारण से R प्लस प्लस R माइनस को मैं लगभग क्या मान सकता हूँ? R माइनस, यानी कि उसको इग्नोर कर देता हूँ R प्लस को। क्लियर? इससे ये होता है कि जो लैटिस ऊर्जा है वो किसके समानुपाती थी? 1/R प्लस
प्लस आर माइनस के, तो क्या हो गया अब ये समानुपाती ओनली आर माइनस के, 1/r-, यानी कि r माइनस के क्या बच गई है, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? अब जितना r माइनस का आकार बढ़ेगा उतनी ही लेटिस ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ सल्फेट आयन तो कॉमन है, क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन, दोनों में सल्फेट है ना, तो सल्फेट पे तो हो ही नहीं रहा। अब ये है कि मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मैग्नीशियम का आकार बेरियम से छोटा है, तो एक कंसेप्ट तो ये हो रहा है। और हाइड्रोजन ऊर्जा की बात करें तो जो हाइड्रोजन ऊर्जा है वो क्या होती थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस। अब देखो ये बहुत छोटा है, तो एक में बहुत छोटा का भाग दूं और ये बहुत बड़ा, तो एक में बहुत बड़ी संख्या का भाग दूं तो ये मान क्या हो जाता, कम। और ये मान तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये मान तो एक हो ही गया ना। यहाँ बड़ी संख्या का भाग दूंगा एक में तो ये मान कम होता जाएगा, ये कम होएगा तो हाइड्रोजन ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा अपने 3, उसकी हाइड्रोजन ऊर्जा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा का भाग मैं कम में दूँगा तो पॉइंटों में जाएगा कि नहीं? पॉइंटों में जाएगा। अरे ये बहुत कम है तो ये मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? लेटेस्ट ऊर्जा कम हो जाएगी। तो हाई हाइड्रोजन ऊर्जा यानी हाई जलयोजन ऊर्जा के कारण मैग्नीशियम सल्फेट जल में विलय होता है, बल्कि ये बेरियम सल्फेट जल में विलय नहीं होता है। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन है वो ये है, सेकंड ए वर्ग के हाइड्रोक्साइड की विलेयता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, जिसका मुख्य कारण है। देखो एक तो कंसेप्ट से क्लियर हो गया, अगर सेकंड ए वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहा हो विलेयता बढ़ रही है। सेकंड वर्ग में मैंने क्या बताया था, इस सेकंड वर्ग में डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी पर। क्लियर? ये ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, अगर विलेयता बढ़ेगी तो इसको क्या करना होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। और आपको एक याद और होनी चाहिए कि जो हाइड्रोक्साइड ऋणायन है वो सेकंड ए वर्ग के जो धनायन है उन दोनों का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। क्लियर? इस कारण से ऊपर से नीचे जाओगे तो लेटेस्ट ऊर्जा में क्या आनी चाहिए, प्रभावी कमी। क्योंकि क्या है लेटेस्ट ऊर्जा, लेटेस्ट ऊर्जा है प्रोपोर्शनल 1/r प्लस प्लस r माइनस। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1/2r माइनस लिखो या प्लस लिखो। अब ये डबल है तो लेटेस्ट ऊर्जा क्या होगी, कम। जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो आकार बढ़ता है, वैसे वैसे टर्म नीचे की बढ़ेगी, ये अपना आप क्या होती जाएगी और कम होती जाएगी। इसलिए पहला ही ऑप्शन सही है कि प्रभावी कमी, प्रभावी वृद्धि कभी हो नहीं सकती। हाइड्रोजन ऊर्जा में प्रभावी कमी नहीं होगी, लगभग आकार सेम है, तो प्रभावी वृद्धि तो होगी ही नहीं। ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, लेटेस्ट ऊर्जा में प्रभावी कमी के कारण। क्लियर? नेक्स्ट देखिए वो ये है कि इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको, वो ये है कि आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक है वो आयनिक यौगिक किसमें विलय होते हैं, आयनिक यौगिक विलय होते हैं ध्रुवीय विलायकों में। क्लियर? ध्रुवीय विलायकों में और जैसे संयोजक यौगिक होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अब आयनिक यौगिक को की जो ध्रुवीय विलायकों में विलेयता होती है, वो ध्रुवीय विलायकों की एक टर्म होती है जिसके द्वारा अपन मेजर करते हैं, वो होती है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। क्लियर? परावैद्युतांक जिसको एप्सिलॉन से आप डिनोट करते थे। अब आपको अच्छे से पता है कि H2O वाटर के लिए परावैद्युतांक का मान लगभग 80 होता है, तो इसीलिए इसमें आयनिक यौगिक सबसे ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं। लेकिन एक कंडीशन और इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका जो परावैद्युतांक होता है वो वाटर से भी ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा सार्वत्रिक विलायक होना चाहिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका कारण ये है कि H2O2 स्टेबल नहीं है, ये तुरंत H2O प्लस O2 में टूट जाता है। अब इस टूटने के कारण ही क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, ये ऑक्सीजन किस में काम आ जाती है, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में।
तो जिसको आप इसमें डिज़ोल्व करोगे उसका ये क्या कर देगी ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन करने के कारण H2O2 को आप विलायक के रूप में कम ही यूज़ करते हो, वरना सबसे ज़्यादा परावैद्युतिक इसका है, तो वाटर से भी ज़्यादा आयनिक यौगिक इसमें डिज़ोल्व होते हैं। यहाँ से आपके 1-2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। क्लियर? अब देखिए, जो जालक ऊर्जा है, वो जालक ऊर्जा आयनिक बंध की सामर्थ्य, यानी आयनिक बंध कितना मजबूत होगा, कितना वीक होगा। आयनिक यौगिक का स्थायित्व जितना मजबूत होगा उतना स्थायित्व होगा कि नहीं? आयनिक यौगिक को गलनांक, ये सब किसका मेजर, इनका सबका मेजर कौन होती है? चालक ऊर्जा। अब चालक ऊर्जा पर डिपेंड करता है, और चालक ऊर्जा केवल एंड केवल आयनिक यौगिकों का ही माप होती है, क्योंकि आयनिक यौगिक ही किसमें टूटते हैं? आयंस में। क्योंकि चालक ऊर्जा जो समानुपाती होती है वो एक दोनों आयनों के आवेश के गुणनफल के तो समानुपाती होती है, और उनकी रेडियस के योग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? इसलिए जालक ऊर्जा किस पर लागू होती है? आयनिक यौगिकों पर। जितना ज़्यादा आवेश होगा उतनी जालक ऊर्जा ज़्यादा, जितनी ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही जालक ऊर्जा, जो आयन बड़ा होंगे तो जालक ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन देखिए। सिल्वर हैलाइडों के रंग की तीव्रता का सही क्रम है। आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि जैसे-जैसे सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, वैसे-वैसे कलर रंग की तीव्रता बढ़ेगी। क्योंकि 20% से ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण होते हैं, यौगिक क्या हो जाता है? कलरफुल। क्लियर? जैसे-जैसे एनायन का आकार बढ़ेगा, क्लोरीन को देखो, ब्रोमीन को देखो और आयोडीन को देखो, इन एनायंस को देखो। सबसे बड़ा आकार है इसका, जैसे-जैसे आकार बढ़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? विकृत। जितना ज़्यादा विकृत होगा, उतने ही इसमें क्या आ जाएँगे? आयोनिक लक्षण, सॉरी सहसंयोजक लक्षण। और जितने सहसंयोजक लक्षण आएँगे, उतना ही इसके रंग की तीव्रता बढ़ती जाएगी। इसलिए अपने आप क्लियर होगा जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या है? सही। और इस देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला जो क्वेश्चन था आपके सेकंड ग्रेड में आ चुका है आरपीएससी 2018 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है सबसे अधिक सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करने वाला सिल्वर हैलाइड है। उसका ही रूप है, ये 2011 में आया हुआ, बस लैंग्वेज चेंज हुई। आंसर क्या हो जाएगा? एजीआई, सिल्वर आयोडाइड। तीसरा देखिए क्वेश्चन, ये 2010 में आया हुआ आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर में। देखिए, लिथियम निम्न में से किसके साथ गुणों में अधिक समानता प्रदर्शित करता है? यहाँ पर आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए आपके दिमाग में, वो है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध में देखिए कि लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता? मैग्नीशियम के साथ। तो गुणों में समानता भी उसके साथ ही होगी। क्लियर? तो आपके आयनिक यौगिकों की जल में विलेयता अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और इसके जो केमिकल बॉन्डिंग एवं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो बाकी का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए